एनकाउंटर करो और वर्दी पर सजाओ मेडल। कुछ इसी तरीके से इन दोनों यूपी पुलिस शायद काम कर रही है, क्योंकि वो छुटभैया गैंगस्टर्स को, जो छोटे मोटे गुंडे हैं, उन पर लाखों का इनाम रखती है। जो चंद दिनों पहले जिन पर हजारों रुपए का इनाम था, सिर्फ चंद दिनों के अंदर उन्हें लाखों का गैंगस्टर बना दिया जाता है। फिर उनका एनकाउंटर कर खुद को दिखाया जाता है एक सुपर हीरो। यानी यूपी पुलिस एक गुड वर्क कर रही है, एक अच्छा काम कर रही है। और जिस तरीके से उसका नाम है कि अपराधियों का खात्मा कर रही है, समाज से उन अपराधियों को फेंक दे रही है उखाड़कर, कहीं ना कहीं उनसे जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। गलतियां क्या क्या होती हैं डिकोडिंग क्राइम में आज बात करेंगे। लेकिन बात यह भी करेंगे कि जिस तरीके से बॉलीवुड में जो एक्शन मूवीज बनती हैं, उसकी जो स्क्रिप्टिंग होती है, उसके जो डायरेक्शन होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं यूपी पुलिस से सीखना चाहिए। क्योंकि जो यूपी पुलिस है, जिस तरीके से अपनी स्क्रिप्टिंग कर रही है, जिस तरीके से डायरेक्शन कर रही है, और उस कहानी में यूपी पुलिस किस तरीके से अपने आप को हीरो बनाकर पेश करती है, वो अपने आप में गौर करने वाली बात है। क्योंकि एक ऐसा छुटभैया गैंगस्टर या कहें गुंडा जो गली में चोरी चकारी करता था, उसे रातों रात लाख रुपए का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर दिखा दिया जाता है, और जो अपने घर पर चुपचाप सोता है। फिर एक रोज उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। अब इस एनकाउंटर के बाद जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, वो आज आपको जानना बेहद जरूरी है। और एनकाउंटर जो मंगेश यादव का हुआ है, उसमें ऐसी ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसे सुन आपको लगेगा कि यूपी पुलिस ने स्क्रिप्टिंग तो बिल्कुल पुख्ता की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई। वो क्या क्या चूक थी जो एनकाउंटर करने से पहले यूपी पुलिस को सोचना चाहिए था। और सोचना ये भी चाहिए था कि जिस तरीके से वो फोटो खिंचवा रहे हैं और तमाम चीजें लोगों को बता रहे हैं कि हम समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, सवाल उठाए जाने चाहिए। वो क्या क्या सवाल हैं जो यूपी पुलिस वालों से जो हम आज पूछ रहे हैं उनसे, और खासकर जो भी दर्शक हमारी वीडियो को देख रहा है, उन्हें यूपी पुलिस से सवाल जरूर पूछना चाहिए। क्योंकि आज हमारे पास बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी है जो यूपी पुलिस को शायद चुभ सकती है, कि वो सोच सकते हैं कि इनके पास ये जानकारी कैसे आ गई। क्योंकि हमने अपनी स्क्रिप्टिंग तो बिल्कुल चाक चौबंद की थी, लेकिन गड़बड़ियां हो गई हैं। वो क्या क्या गड़बड़ियां हैं, आज बात करेंगे डिकोडिंग क्राइम के अंदर। तो यूपी पुलिस निकल पड़ी है सुपर कॉप बनने की राह पर। लेकिन जैसे कि दीपक ने पहले बताया कि वो कहानी बहुत अच्छी लिख रहे हैं, लेकिन उनमें छोटी छोटी सी कमियां छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मीडिया में कई बार सवाल उठते हैं। जो आम जनता है वो यूपी पुलिस पर सवाल उठाती है। और आपने अब तक कई जगह सुना होगा मंगेश यादव का एनकाउंटर, लेकिन हम आज आपको पहली बार दिखाएंगे इस केस के फ्रेम दर फ्रेम कब क्या हुआ, कैसे हुआ। और आप वो आज इस बार पहली बार क्राइम तक पर लाइव देखेंगे कि इस केस में कब क्या और कैसे हुआ। तो आप सबसे पहले इस वक्त एक स्क्रीन पर तस्वीर देखिए। ये जगह है सुल्तानपुर, तारीख है 28 अगस्त और समय है 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का, यानी दोपहर 12 बजे के आसपास का। अब इसमें आप देखेंगे कि एक बाइक आकर रुकती है, ब्लैक कलर की बाइक है। पहले वो आकर एक दुकान के सामने रुकती है, फिर दूसरी बाइक भी आती है, और इन बाइक पर 5 लड़के बैठे हुए थे, जिनमें से 2 लड़कों ने अपने चेहरे पर गमछा बांधा हुआ है। एक ने वाइट कलर का बांधा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, वाइट शर्ट भी पहनी हुई है। और बाकी जो 3 लोग थे, जो 3 लड़के और आए थे, उन्होंने हेलमेट पहने हुए हैं। अब आपने एक ये तस्वीर देखी, लेकिन इसी के साथ मैं आपको दूसरी तस्वीर और भी दिखाती हूँ। एक तरफ आप देख रहे हैं कि बाइक आती है, बाइक पर 5 लड़के हैं जो एक ज्वेलरी शॉप के बाहर आकर रुकते हैं। लेकिन उसी के इतर जो दूसरी तस्वीर है, उसमें आप अंदर का जो है मंजर है वो देखिए कि जब ये पांचों के पांचों लड़के एक एक करके उस ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसते हैं, और इसके बाद वहाँ जो अंदर मौजूद शख्स थे वो हड़बड़ा जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं पाता कि ये लोग कौन है, कैसे, किस तरीके के लोग हैं। अचानक ये जो शख्स हैं, जो 5 लड़के हैं, जब वो ज्वेलरी शोरूम के अंदर घुसते हैं, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, तब अंदर मौजूद हर कोई डर जाता है, क्योंकि ये पिस्टल निकाल लेते हैं, इनके मुंह भी ढके हुए होते हैं। और तो और जो दुकानदार है वो भी घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से क्या हो गया। अब इधर आप देखिए दूसरी तरफ, जब दुकान के अंदर, ज्वेलरी शोरूम के अंदर इस तरीके की पूरी वारदात चल रही थी, पिस्टल लेके लोगों को डराया जा रहा था, तभी
बाहर जो लोग खड़े थे वो अंदर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, कुछ शोर शराबा सुनते हैं, तो दुकान के आसपास जाकर कुछ लोग भीड़ लगाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत कोई भी शख्स नहीं करता जो उस वक्त बाहर खड़ा था। अब ऐसे में जो दुकानदार है वो डर जाता है, वो समझ जाता है कि उसकी दुकान पर लूट होने वाली है, और जितने वो पांचों लड़के थे वो अपने बैग, जो उनके हाथ में बैग था, जो सामान था उसमें पैसे, ज्वेलरी और सब कुछ बढ़ते हैं, और कुल मिलाकर वो लोग वहाँ से जो चोरी करते हैं वो होती है 1,40,00,000 की, यानी 1,40,00,000 की डकैती की जाती है उस ज्वेलरी शोरूम से। अब इसके बाद तस्वीरें आप देखते रहिए, फ्रेम दर फ्रेम मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर आप फिर देख रहे हैं कैसे एक एक करके वो जो पांचों लड़के अंदर गए थे ज्वेलरी शोरूम के, वो भागते भागते अफरा तफरी में बाहर निकलते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक लड़का सबसे पहले बाहर निकल कर आता है जो पहली वाली बाइक पर बैठता है। उसके बाद एक दूसरा लड़का आता है, उसके हाथ में वाइट कलर का बहुत बड़ा सा थैला होता है, बैग होता है जो पूरी तरीके से पैक होता है, और आप इसको देख के समझ सकते हैं कि उसमें ठसाठस एकदम ठूस ठूस कर जो है ज्वेलरी है वो भर दी गई है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। अब वो ज्वेलरी का बैग लेकर खड़ा होता है, तभी बाकी जो 3 लड़के थे वो भी बाहर निकलते हैं, दूसरी बाइक पर बैठते हैं, और ऐसे में जो एक लड़का पहले से उस बैग को लेकर खड़ा था वो दूसरे शख्स को बैग थमाता है, वो बाइक पर बैठता है, और फिर वहाँ से पांचों के पांचों फरार हो जाते हैं। अब ये जो 1,40,00,000 की डकैती हुई, इसके बाद यूपी पुलिस पर, प्रशासन पर कई तरीके के सवाल उठते हैं कि दिन दहाड़े रात में किसी ने स्टोर तोड़ा, उसके बाद इस तरीके की डकैती हुई, आसपास लोग नहीं मौजूद थे तब ऐसा हुआ, लेकिन वहाँ पर भीड़ भाड़ थी, लोग देखने भी जाते हैं। 5 लड़के दिख रहे हैं बाइक पर, वो अंदर जाते हैं और ऐसे डकैती हो जाती है भरी दोपहरी, तो सब यूपी पुलिस पर सवाल उठाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल सेफ नहीं रह गया है, यहाँ पर तो आज इनके जगह पर डाका पड़ा है, कल को हमारे घर में पड़ सकता है, किसी और दुकान पर पड़ सकता है। अब यहाँ से लगातार तमाम तरीके की खबरें आनी शुरू होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊं, जो आपने तस्वीरें देखी, जो सीसीटीवी फुटेज देखी, उसमें आपको जो बाइक नज़र आ रही है उसका नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वो महत्वपूर्ण क्यों है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उस बाइक का नंबर क्या है आपको सीसीटीवी में नहीं दिख रहा होगा, पर मैं बताती हूँ। UP44AK L740 ये नंबर आप ध्यान रखिएगा कि ये नंबर क्या है। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, UP44AK 6740, क्योंकि ये जो बाइक है ये आगे चलकर यूपी पुलिस की पोल खोलती नजर आएगी। किस तरीके से एनकाउंटर किया गया, कैसे बाइक को एक वहाँ पर मढ़ा गया, ये आपको समझ में आएगा। जो मैंने आपको नंबर यहाँ पर बताया कि इस बाइक पर नंबर मौजूद था, जो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ही डकैती हो जाती है, सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो खबरें बननी शुरू होती हैं कि यूपी के सुल्तानपुर में इस तरह की डकैती हो गई, पुलिस एक्टिव होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि जो लोकल पुलिस थी, सुल्तानपुर की जो पुलिस थी, क्या वो ये केस सॉल्व नहीं कर पाती? क्या जो डकैती डाली गई है 1,40,00,000 की, उसके लिए यूपी STF को सामने आना था? ये पूरी डकैती हो जाने के बाद लोकल पुलिस इस केस पर हाथ नहीं लगाती, बल्कि यूपी STF की टीम गठित की जाती है। एक टीम बनाई जाती है बड़े बड़े अफसरों की, तुर्रमखां अफसरों की, जो एक्शन मोड में आते हैं और उस केस को हाथ में लेते हैं। और इस केस को हाथ में लेते ही जो पुलिस वाले हैं वो तुरंत, जो हम शुरुआत से बात करें कि एक्शन मोड में आने के बाद अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। यूँ कहें जैसे फिल्मों में होता है, कोई तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर आ गया, फिर उसने पूरे देश को सुधार के रख दिया, ठीक उसी तरीके से जो यूपी STF है वो एक्शन मोड में आने के बाद काम करना शुरू कर देती है। एक चोरी का केस था, जो आसपास के लड़के थे वो चोर थे, उन्होंने चोरी किया और उसके बाद यूपी STF को केस जाता है। अब यहाँ पर आप कुछ तारीखों पर गौर करिएगा। मैंने आपको बताया कि जो इंसिडेंट होता है, जो वारदात घटी, वो घटी 28 अगस्त को। लगातार पुलिस छानबीन कर रही थी, हर एक शख्स को ढूंढ रही थी। ऐसे में एक न्यूज़ छपती है 1 तारीख को, बताया जाता है कि यूपी पुलिस ने उसी चोरी के मामले में, यानी यूपी STF ने जो चोरी हुई थी सुल्तानपुर में, उसमें 3 लोगों के पैर पर गोली मारी है, जिसके लिए यूपी पुलिस काफ़ी फेमस है। 3 लड़कों के बारे में बताया जाता है कि जो यूपी पुलिस है बताती है कि उनका उसमें हाथ था उस डकैती के अंदर, और वो भागने की कोशिश कर रहे थे। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनको गोली मारी गई, जिससे उनके पैर को छूकर गोली लगी। ये खबरें आती हैं। अब इसी में ये 1 तारीख को खबर आती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि 1 सितंबर को जब 3 लोग को गोली लगती है, उनका नाम सामने आता है कि वो चोरी में थे। अब ऐसे में 4 सितंबर को विपिन सिंह नाम का एक गैंगस्टर है, जो बताया जाता है कि यूपी में एक उभरता हुआ गुंडा है, बदमाश है, लोगों से पैसे वसूलता है। वो खुद ही यूपी पुलिस के पास चला जाता है और हाथ जोड़ता है कि सर आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मैं अब जेल के अंदर रहना चाहता हूँ।
क्योंकि उसको डर सता रहा था कि यूपी पुलिस उसका भी एनकाउंटर कर देगी। उसको लगा कि जब यूपी पुलिस ने जो 3 लड़के थे उनको गोली मारी, उनके पैर से लगकर गोली गई है, तो ऐसे में वो मेरा एनकाउंटर कर सकते हैं, और वो काफ़ी डरा हुआ था। और इस डरने के बाद वो पुलिस के सामने जाके सरेंडर करता है। पर यहाँ पर आप गौर और ध्यान दीजिएगा कि जो विपिन सिंह 4 सितंबर को पुलिस के सामने हाथ जोड़कर सरेंडर करता है, वो इस केस में सरेंडर नहीं करता, बल्कि उस पर पहले से कुछ आपराधिक मामले दर्ज थे। वो एक गुंडा था, बदमाश था, लोगों से वसूली करता था, और इसी आधार पर उस पर पहले से जो आपराधिक मामले दर्ज थे, उसके आधार पर, यानी उन अपराधों के लिए वो पुलिस के सामने जाता है और सरेंडर करता है, ना कि ये चोरी वाले मामले पर। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अचानक यूपी पुलिस इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाती है कि एक शख्स को मार गिराती है, एक शख्स का एनकाउंटर कर देती है, और उस शख्स का नाम कुछ और नहीं बल्कि मंगेश यादव है। तो आखिर विपिन सिंह ने जैसे ही सरेंडर किया, पुलिस को मंगेश यादव का नाम कैसे पता चला, कौन है विपिन सिंह, क्या इसका लिंक है, और तो और मंगेश यादव का एनकाउंटर करने के बाद जो बाइक वहाँ पर आई थी चोरी करने के लिए, वो बाइक और जो बाइक पुलिस ने प्लांट की, वो कैसे अलग हैं, आप इसे समझिए। आपको मैंने एक एक कर फ्रेम दर फ्रेम सारी चीज़ें दिखा दी हैं, सुनाने के साथ साथ मैंने आपको विजुअल्स के साथ दिखा भी दी हैं कि कब क्या कैसे हुआ। लेकिन यहाँ पर आपने जो एक बाइक देखी, अब आप दूसरी बाइक भी देखिए जो यूपी पुलिस ने प्लांट की। और तो और ये जो कहानी मैंने आपको बताई, ये जो पूरे न्यूज़ आपको मैंने बताई, कब क्या घटा और कैसे घटा, उसके बाद यूपी पुलिस की कहानी जानने के बाद इस पूरे केस की क्या असलियत है, अब आप उसको समझिए। देखिए, यूपी पुलिस ने जो अपनी स्क्रिप्टिंग की थी, उस स्क्रिप्टिंग के आधार पर अगर हम बात करें तो जैसे जैसे उनकी जो स्क्रिप्टिंग थी उसके अकॉर्डिंग एनकाउंटर मंगेश यादव का कर देते हैं। बाकायदा एफआईआर लिखी जाती है और लिखी जाती है कि मंगेश यादव रात के 3 बजे सोना जो उन्होंने चोरी किया था वो बेचने जा रहा था, और उसके साथ एक और साथी भी था। फिर एसटीएफ उसे 3 तरफ से घेरती है, जिसमें जो मंगेश यादव है वो जवाबी फायरिंग करता है और पुलिस भी इधर से फायर खोलती है। और क्योंकि यूपी पुलिस की स्क्रिप्टिंग थी तो यूपी पुलिस के तरफ से किसी ने भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना था, क्योंकि वो हीरो हैं अपनी ही पिक्चर के। अब इस पर क्योंकि हीरो तो कभी मरता नहीं है, तो हीरो जब गोली चलाता है तो सामने वाला ढेर हो जाता है। लेकिन जो जवाबी फायरिंग में जो बदमाश, जो पुलिस के अकॉर्डिंग जो मंगेश यादव गोली चला रहा था, उससे किसी को चोट नहीं लगा। लेकिन कहानी में एक चूक ये भी हो जाती है कि जो हमारे हीरो हैं यूपी पुलिस वाले, जो मंगेश यादव के साथ एक और जो उसका साथी था, 3 तरफ से घेरने के बावजूद जो अक्सर जो यूपी पुलिस अपने एनकाउंटर बताती है कि वो दूसरा शख्स था, वो भाग जाता है और मौका वारदात पर मंगेश यादव की मौत हो जाती है। ऐसी इनकी स्क्रिप्टिंग थी। अब स्क्रिप्टिंग के अकॉर्डिंग जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है उसके अकॉर्डिंग बाइक को दिखाया जाता है। बाकायदा सारे पुलिस अफसर एक एक कर खड़े रहते हैं, जिसमें से जो उनकी जो मेन अफसर हैं वो चप्पल में नजर आते हैं। अब इनकी तारीफ क्या करें, जितने भी लोगों ने तस्वीर तो खिंचा ली, लेकिन अगर शायद आने वाले वक्त में हो सकता है कि सारे के सारे जेल के अंदर आपको दिखाई दें, लेकिन उससे पहले इनकी पूरी करामात आपको बताते हैं। यूपीएसटीएफ, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स, इसमें उन लोगों को चुना जाता है जो एकदम बड़े बड़े अफसर होते हैं, जिन्हें इन्वेस्टिगेशन करना आता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते करते कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाते हैं और अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा समझने लगते हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जैसा कि वर्णिता ने आपको शुरुआत में बताया कि एक बाइक नज़र आई होगी चोरी की वारदात में, जब आप देख रहे होंगे कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग अंदर जाते हैं, कुछ लोग जो बाइक आगे जो रुकी हुई थी। ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये है हीरो स्प्लेंडर बाइक है, जैसा कि वर्णिता ने आपको नंबर प्लेट भी बताया, UP44 AK6740, ये इस गाड़ी का नंबर प्लेट है। UP44 से कहने का मतलब ये कहाँ का नंबर हुआ? ये नंबर हुआ सुल्तानपुर का। जब आप इस नंबर की जांच पड़ताल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये गाड़ी चोरी हो चुकी थी। कब चोरी हुई थी? 20 सितंबर को चोरी हुई थी। अब माफ कीजिएगा, 20 अगस्त को चोरी हुई थी, और जो चोरी की जो वारदात जो अंजाम दिया गया वो दिया गया 28 अगस्त 2024। अब कहानी क्या है, अब आपको तफसील से बताते हैं। आपने पूरी कहानी सुनी जो वर्णिता ने आपको बताई, वो बिल्कुल एक स्क्रिप्टिंग के अकॉर्डिंग थी। अब असल धरातल पे कहानी यूपी पुलिस के खिलाफ कैसे जा रही है उसको समझना आपके लिए जरूरी है। अब होता यूं है कि 20 अगस्त 2024 को जो नसीम नाम का एक शख्स है वो अपनी माताजी को लेकर एक अस्पताल में जाता है इलाज करवाने के लिए। वो जब अस्पताल के अंदर जाते हैं, जब वो वापस आकर देखते हैं कि उनकी बाइक तो चोरी हो गई है, इधर उधर छानबीन करते हैं, नहीं मिलता। इसके बाद वो फौरन
डायल 112 को कॉल करते हैं। मौका वारदात वाली जगह पे पुलिस आती है, वो स्टेशन भी जाते हैं। 20 तारीख को जब चोरी हुई तब जाते हैं, 21 को जाते हैं, 22 को जाते हैं, 23 को जाते हैं, 24 अगस्त तक जाते हैं। अब थक हार कर उन्हें लगता है कि अब मैं पुलिस को अब क्या बताऊं कि चोरी कैसे हो गई है। वो थक जाते हैं, हार जाते हैं और फैसला करते हैं कि चलो बाइक अब चोरी हो गई तो हो गई है, पुलिस कंप्लेन नहीं दर्ज कर रही है, कोई बात नहीं, मैं अब थक चुका हूं। अब याद रखिए 24 अगस्त 2024 तक एक शख्स बार बार जाके कहता है कि जनाब मेरी बाइक चोरी हो गई है, मामला दर्ज कर लीजिए। पुलिस वाले उसको टालते रहते हैं, जाओ यार तुम आ गए हो बार बार परेशान करने। इस तरीके से 4 दिन बीत जाते हैं। फिर 4 दिन और बीतता है, 28 अगस्त 2024 आ जाता है। 28 अगस्त 2024 के 12 से लेकर 12:30 के बीच में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। ठीक 8 घंटे बाद 8:11 पर एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, चोरी की नहीं, बाइक चोरी की, कि ये बाइक चोरी हो गई थी और हमारे पास ऐसे ऐसे शख्स आए थे। बकायदा अगले दिन जो एसएचओ साहब हैं वो घर पर आकर कहते हैं कि आइए आपके बारे में बातचीत करनी है, आप कह रहे थे ना कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई थी तो फटाफट एफआईआर दर्ज करवा लीजिए। अब परिवार को लगा कि अब तो हम पैर खींच रहे थे, चप्पल खींच चुकी थी हमारी, हम जा के बोल बोल के थक गए थे। अब पुलिस इतनी उस्ताद हो गई कि वो आकर बता रही है कि एफआईआर दर्ज करवा लीजिए। अब कहीं परिवार को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। अब परिवार को पता लगा कि जो चोरी हुई है सुल्तानपुर वाली जो ज्वेलरी शॉप में, उनमें उनकी गाड़ी आ चुकी है। उस गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ कुछ लोगों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। अब परिवार कहता है कि जनाब माई बाप, हम आपको तो 4-5 मतलब 20 तारीख से ही बता रहे हैं कि चोरी हो गई, तब आप एफआईआर दर्ज नहीं करवा रहे। अब आपको दिख गया है कि चोरी में हमारी बाइक यूज हुई है, तब आप एफआईआर दर्ज करवाने फटाफट दौड़े चले आए। तो इस पर नसीम को जो यूपी पुलिस थी वो अपने साथ ले जाती है, पूरे दिन घुमाती है और कहती है कि तुम बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। फिर उसको दोबारा छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो चोरी में तो था नहीं। इस बीच क्योंकि मामला बड़ा था, 1,40,00,000 की लूट हुई थी, रकम भी मोटी है, तो धीरे धीरे एक कहानी आपको समझ में आ गई बाइक चोरी वाली। अब बाइक चोरी किस तरीके से, क्योंकि यूपी पुलिस पे एक धब्बा हो गया था कि भाई एक शख्स आकर कह रहा है आप सुन नहीं रहे हो और तुरंत ही चोरी की वारदात के बाद फटाफट अंजाम दे रहे हो। एक कहानी आपको ये समझ में आ गई। अब ये लोकल पुलिस ये काम कर रही थी। अब यूपी पुलिस की जो स्पेशल टास्क फोर्स है, मतलब जो स्पेशल जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। अब जैसा कि वनिता ने बताया कि 1 सितंबर को 3 लोगों के पैर पर गोली मार दी जाती है। आपने सुना, खबरें भी आती, पहले तो कहा गया कि एनकाउंटर कर दिया गया, बाद में खबरें ये आई कि पैरों पर गोली है और पैरों से गोली छू के निकली है, किसी को ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं है। चौथा जो मेन अपराधी था विपिन सिंह, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर सरेंडर करता है क्योंकि उसको डर था कि अगर वो पुलिस वालों के सामने जाके सरेंडर करेगा तो पुलिस तो जेल में क्या कहीं जंगल में जाकर उसका एनकाउंटर ना कर दे। तो कोर्ट के सामने जाके उसने सरेंडर किया और जेल के अंदर अब महफूज बैठा है। तो अब हम आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस जो एसटीएफ है अपनी कार्रवाई क्या कर रही है। ये पूरी कहानी समझ में आ गई आपको। अब तीसरी चीज़ में आते हैं। अब तीसरी चीज़ ये है कि यूपी पुलिस को दिखाना है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। तो जो सुल्तानपुर और जौनपुर के इलाकों के आसपास कौन कौन जो छुटभैया गुंडे हैं या गैंगस्टर जो अपने आपको बताने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने चोरी के वारदात को अंजाम दिया है, जो वो पन्ने पलट रहे थे एक एक कर, तो पहली बार मंगेश यादव नाम के एक शख्स का नाम सामने आता है। पता लगता है कि उस पर 8 से ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं, लेकिन किसी भी, और वो कई बार जेल भी जा चुका है, लेकिन किसी भी मामले में उसके पास से हथियार बरामद नहीं हुआ है। अब यूपी पुलिस जो खासतौर पे एसटीएफ थी, जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स थे, उनको लगा कि अच्छा बैठे बैठे हमें शिकार मिल चुका है, अब इसकी शिकार करने की बारी है। शिकार कैसे किया जाता है। 1 सितंबर को जिस तरीके से वनिता ने बताया कि तीनों अपराधियों की पैर गोली छू के निकल गई थी, 2 सितंबर को सादी वर्दी में मंगेश यादव के घर पर जाया जाता है, क्योंकि उन्होंने देख चुके थे कि पहले ही इस पर बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, छोटी मोटी चोरी, और जेल से बाहर भी आ जाता था। किसी मामले में बंदूक या आर्म्स रखने के कोई इस पर मामला दर्ज नहीं था। रात में सोते हुए मंगेश यादव को घर से उठाकर ले जाती है यूपी पुलिस तमाम क्राइम तक के पास। कई लोगों ने हमें मेल करके बताया कि हमने अपनी आंखों से देखा, खुद परिवार का दावा है ऑन कैमरा कि पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि ठीक है अगले सुबह छोड़ के चले जाएंगे। 2 सितंबर की रात की बात थी, मंगेश यादव को उठाकर यूपी पुलिस ले जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद परिवार दावा करता है कि उन्हें लग रहा था कि भाई ने कुछ किया नहीं है, वो वापस आ जाएगा। फिर
4 से 5 सितंबर की तड़के सुबह 3 बजे। अकॉर्डिंग टू जो मेन अफसर हैं जिन्होंने एनकाउंटर किया, वो एफआईआर में लिखवाते हैं कि हमें मुखबिरों द्वारा एक खबर लगी कि जो मंगेश यादव और उनका साथी ज्वेलरी बेचने सुल्तानपुर ही जा रहा है। सुल्तानपुर से चोरी की, सुल्तानपुर ही जा रहा है। देखिए स्क्रिप्टिंग कैसे गलत हो गई इनके यहाँ से। इसलिए हमने तड़के सुबह 3 बजे के आसपास हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हमने गोलीबारी शुरू किया और जवाबी फायरिंग में मंगेश यादव ने भी हम पर गोली चलाई। अब क्योंकि यूपी पुलिस अपनी ही कहानी की सुपर हीरो है, उन पर गोली का कोई असर नहीं होता। वो ना ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, ना ही कोई एंकलेट पहनते हैं, ना ही कोई बचाव की चीज लेते हैं। चप्पल में तो, जूतों में तो, नॉर्मल शर्ट्स में फायरिंग करते हैं। और फायरिंग में जिस तरीके से पिक्चरों में होता है, विलन की मौत हो जाती है, हीरो सुपर हीरो बनता है, उससे कुछ नहीं होता। और उसके बाद फोटो खिंचवाया जाता है और फोटो कुछ इसी तरीके से खिंचवाई जाती है जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब गलती ये होती है जो यूपी पुलिस से खास तौर पे हो गई, उन्होंने एफआईआर तो सब कुछ लिखा, लेकिन एफआईआर में जिस तरीके से विपिन सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके जब सरेंडर किया, तो आप बताएंगे तो सही कि ये जो लड़का है मंगेश यादव, ये कैसे विपिन सिंह के गैंग वालों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बारे में यूपी पुलिस ने अपने एफआईआर में कोई चीज का जिक्र किया ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब किसी अपराधी को पता हो कि मेरे गैंग में जो दूसरे जो साथी हैं, उसकी भी स्टैब्लिश नहीं कर पाई यूपी पुलिस कि गैंग की जो 3 लोगों को जो पहले गोली लगी थी उससे मंगेश यादव का क्या कनेक्शन है, यूपी पुलिस ये भी नहीं बता पाई। तीसरी जो सबसे अहम चीज है जो अपने आप में हमें खटक रही है कि भैया जब गैंग के बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, मंगेश यादव घर पर सोया हुआ है। वो सोएगा क्यों? वो तो जिला छोड़कर, शहर छोड़कर कहीं कहीं नेपाल भाग सकता था, इधर उधर भाग सकता था, वो कहीं भागा ही नहीं। और वो सोते हुए यूपी पुलिस उससे आती है, उठा कर ले जाती है और कुछ दिनों बाद कहती है कि आप तो भाग रहा था, हमने एनकाउंटर कर दिया। और एनकाउंटर में एक शख्स भाग जाता है क्योंकि यूपी पुलिस सुपर कॉप है। गनीमत की बात ये रही कि कई लोग और जो रिपोर्टर्स उन्होंने ग्राउंड पर जाकर बहुत सारी चीजें देखी हैं। अब एनकाउंटर के बाद मैं आपको एक बहुत अहम चीज बता देता हूं। यूपी पुलिस ये काम भी कर रही थी, जब यूपी पुलिस को लगा कि तो छुटभैया गुंडा है और इसको बड़ा अपराधी कैसे बनाए, क्योंकि बड़ा अपराधी होगा जब उस पर कई लाखों का इनाम होगा तब ना आपको मेडल मिलेगा। आप छोटे मोटे गुंडे को मार दोगे तो कौन जानेगा आपको। उस अपराधी को बड़ा दिखाओ, बड़ा बदमाश दिखाओ। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उस पर पहले डाला 50,000 रुपए का नाम। फिर जब विपिन सिंह जब हाईकोर्ट में सरेंडर करता है तो एक ही रात में उसका इनाम डबल कर दिया जाता है, 50,000 से 1,00,000 रुपए रख दिया जाता है। दिखाने की कोशिश होती है कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है। बड़े गैंगस्टर का एनकाउंटर करना अपने आप में यूपी पुलिस अपने आप को सुपर हीरो बनाने की ये उनकी स्क्रिप्टिंग थी। अब स्क्रिप्टिंग में कितनी सारी चूकें निकल के सामने आ रही हो, आप तो सुन ही रहे हैं। इसके बाद जब हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड में जाते हैं तो पता लगता है कि बहन कहती है कि एक शख्स 2 जगह पर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो मेरे साथ फीस भरने के लिए गया था और कई लोग गवाह भी हैं और उसी वक्त चोरी हो रही थी दूसरी जगह पर जो लगभग वहां से 100 किलोमीटर दूर है। 90 से 100 किलोमीटर का ये फासला है, लगभग 91 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर दूर एक लड़का जो अपनी बहन का कॉलेज में फीस भर रहा था, वो 100 किलोमीटर दूर चोरी की वारदात को कैसे अंजाम दे सकता है। फिर उसी शख्स को पकड़ा जाता है और उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। क्या ये नाम कमाने के लिए, क्या ये मेडल कमाने के लिए, क्या यूपी पुलिस को अपनी तरफदारी करने के लिए, क्या सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवाने और खबरों में छाने के लिए ये एनकाउंटर किया गया था? ये सवालिया निशान है। अब आपको बताते हैं कि मंगेश यादव का एनकाउंटर तो हो गया। इसके बाद मैं आपको कुछ जो 4 पकड़े गए थे, जो अकॉर्डिंग टू यूपी पुलिस 14 लोग थे इस पूरे डकैती में, उसमें जो नाम है, जो खास तौर पे जो 4 नाम है, मैं आपको नाम ले रहा हूं। बीमल सिंह, विवेक सिंह, विनय शुक्ला और अनुज प्रताप सिंह। इन्हें भी कुछ इसी तरीके से बताया जाता है कि ये फरार हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि जो परिवार वाले हैं वो ऑन कैमरा आकर कहते हैं, जो खास तौर पर जो विनय शुक्ला हैं, इनकी बीवी हैं, इनकी माताजी हैं, जो हमने कल आपको क्राइम तक पे कई वीडियोस भी हमने डाल के बताया कि जो विनय शुक्ला हैं, जो उनकी बीवी हैं, वो क्या कह रही हैं। विनय शुक्ला की बीवी कैमरे पर आकर कहती हैं कि सादी वर्दी में कुछ पुलिस वाले आते हैं, वो रोती हैं, गाती हैं कि अरे मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति तो टीचर थे, पढ़ाते थे, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। यूपी पुलिस उठाकर ले जाती है और क्योंकि पहले कहा गया कि तुम्हारे पति ने कुछ नहीं किया होगा तो उसे छोड़ देंगे। इसके बाद लगभग 2 से 3 दिन हो जाते हैं।
वो हर जगह जाती है, भीख मांगती है कि मेरे पति को छोड़ दो, लेकिन पति के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आती। अब इसके बाद उन्हें डर है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस बाइट का बहुत ही छोटा सा अंश सुनाने की कोशिश करूं, जिसमें आप सुनेंगे और तब समझ में आएगा कि बीवी का दर्द किस तरीके से है और यूपी पुलिस किस तरीके से अपने आप को हीरो साबित करने के लिए किसी को भी उठा ले रही है, किसी का भी एनकाउंटर कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने वर्दी पर मेडल लेने के लिए, खबरों में छाने के लिए। सर मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया है, वो इनोसेंट है सर। पता नहीं किस तरह से क्या हुआ है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। बस हमारे पति को वो लोग आए, आज 10-11 दिन हो गए सर। हम लोग लखनऊ में रह रहे थे, अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे रेंट के मकान पे, और रात में 1:30 बजे के आसपास 15 से 20 लोग आए और हमारे हस्बैंड को उठा के ले गए। मैंने पूछा सर कहाँ लेके जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि कुछ कहीं नहीं, यहीं लेके जा रहे हैं पास के थाने में, सुबह तक इनको छोड़ देंगे। और सर अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं है। मेरे हस्बैंड का बीच में एक बार 2 तारीख को शाम को 1 सेकंड के लिए फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे 2-3 दिन में छोड़ देंगे सर, लेकिन आज तक उनका कुछ भी पता नहीं। हम लोग वहाँ से मकान से चले आए, मेरे बच्चे का स्कूल भी छूट गया है सर। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। मेरी सरकार से निवेदन है, प्लीज़ हमारे पति का पता लगाइए कि वो कहाँ हैं। तो सुना आपने, जो ये थी विनय शुक्ला की वाइफ, जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से यूपी पुलिस की गुंडागर्दी है वो इसके अंदर हावी हो गई है, वो किसी को भी उठा ले रहे हैं और इतनी मिन्नतों के बाद भी छोड़ नहीं रहे हैं। तो इसके बाद जब हमें जो अपने सूत्रों से पता लगा कि जो यूपी पुलिस की जो एसटीएफ है, क्योंकि मंगेश यादव में उनसे हो चुकी है गलती, अब वो चाह रहे थे इस गलती पर पर्दा डालने का या बाल्टी भर पानी फेंकने का। तो ये चाह रहे थे जो चारों जो लड़के जो इन्होंने पकड़े हैं, इन्हें किसी ना किसी मामले में फंसा दिया जाए। अब इसके बाद यूपी पुलिस जो एसटीएफ है, क्योंकि वो सीधे तौर पर खुद एफआईआर तो दर्ज करवाना नहीं चाहती है, वो लोकल पुलिस को कहती है कि आप इन चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लीजिए। लोकल पुलिस यहां पर यूपी पुलिस एसटीएफ का साथ नहीं देती है, क्योंकि लोकल पुलिस को भी पता है कि अगर इस तरीके का मामला होगा, कल को नाम आए तो फंसेगा कौन। इसलिए लोकल पुलिस ने कहा कि यूपी एसटीएफ जिस तरीके से उन्होंने पकड़ा है वो खुद एफआईआर दर्ज करवाए, फिर हमें सौंप दे तो हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर यूपी एसटीएफ के असली दिक्कत है कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि खबरें कुछ ज़्यादा ही फैल चुकी हैं और जो उनकी स्क्रिप्टिंग वाली जो बात थी जिसमें उन्होंने खुद को हीरो दिखाया था, अब कहीं ना कहीं वो खुद ही विलन बनते हुए जा रहे हैं। अब इन सब में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, तो याद रखिए जिस तरीके से वनिता ने आपको शुरुआत में बताया था, 1,40,00,000 की चोरी हुई। बेचारे ज्वेलर के पास अब तक 1 रुपया नहीं पहुंचा है, लेकिन यूपी पुलिस ने खबरों में छा गई है। एक को मार दिया है, 3 के पैरों से गोली छू के निकल गई है, एक ने डर के मारे सरेंडर कर दिया है। और जो खुद हीरो हैं, जो तस्वीरें खिंचा रहे हैं, कल को क्या पता ही जेल के अंदर आपको दिखाई दें, लेकिन 1,40,00,000 कहाँ गए? उतने जो गहने थे, उतने पैसे थे, उसका क्या इस सब में ये जो पैसे हैं और जो ज्वेलरी कहीं गायब हो जाए? क्योंकि यूपी पुलिस सुरक्षा का दावा तो जरूर करती है, लेकिन जान माल की जिम्मेवारी भी उतनी ही है। आप अपराधियों को कैसे पकड़ रहे हो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन उस 1,40,00,000 रुपए का क्या, कहाँ है, क्या कर रही है यूपी पुलिस? एनकाउंटर करने से सब सवाल खत्म नहीं हो जाता, फुल स्टॉप नहीं लग जाता। आपको चाहिए कि जितने भी की चोरी हुई है उतने ही उनको वापस मिलें और जल्द से जल्द मिलें। एनकाउंटर कोई सीधा जवाब नहीं होता, और जिस तरीके से आप एनकाउंटर कर रहे हैं वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। तो कुछ इस तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की कि यूपी पुलिस खुद स्क्रिप्टिंग करती है, खुद ही अपने आप को सुपर हीरो बनाती है और एक्शन हीरो की तरह एनकाउंटर करने के बाद फोटो खिंचवाती है। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में यूपी पुलिस, और हो सकता है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इन जितने भी जनाबों ने ये फोटो खिंचवाई इन पर कोई कार्रवाई हो, शायद ये जेल के अंदर हो। तब तक इस पर जो भी नए अपडेट्स आते रहेंगे मंगेश यादव पर, हम क्राइम तक आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।